तो देखिए यूनिट सेकंड में हम लोग ये देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, तो देखिए हम इसमें वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं। वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं। वेव मैकेनिक्स को बेटा इन 1926 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए इससे इससे पहले मैंने मैटर वेव बता दिया। आइंस्टीन ने अपने कॉन्सेप्ट दिए, डी ब्रॉगली ने दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन 1926 में एक क्या कहते हैं वेव मैकेनिक्स क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस हुआ। इस वेव मैकेनिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया पता है? श्रोडिंगर ने किया। किसने किया? श्रोडिंगर ने किया। श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने जो इक्वेशन तैयार किया उसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। am I right? तो चलिए हम लोग लिखते हैं थोड़ा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे हैं इसके। तो देखिए इट इज इंट्रोड्यूस by Schrodinger in 1926 and it is based on differential equation. तो ये वेव मैकेनिक्स को किसने दिया? श्रोडिंगर ने दिया 1926 में, और एक इस पर बेस्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सारा वेव मैकेनिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्या है? बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन्होंने क्या क्या बताया। जो अब ये क्या कहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, या मैकेनिक्स को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स मैकेनिक्स और दूसरा वेव मैकेनिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स मैकेनिक्स। मैट्रिक्स मैकेनिक्स दो बार लिख दिया क्या? मैट्रिक्स मैकेनिक्स एंड क्या है बच्चों? वेव मैकेनिक्स है। वेव मैकेनिक्स, मैट्रिक्स मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो इसका दोनों से जो रिजल्ट आता है, वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। क्या होता है बच्चों? आइडेंटिकल होता है दोनों का, यानी मैट्रिक्स मैकेनिक्स से वेव मैकेनिक्स के जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? दोनों आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। आप कोई भी मेथड क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक, तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर आप सॉल्व करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर अभी समझ में कम आ रहा होगा, आएगा। एंड एच एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, जब इसे आप सॉल्व करते हैं, इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इसके दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व इट, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो तरीके क्या हो सकते हैं? ये दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो तरीके क्या है वो देखते हैं हम। मैं इसे आगे पेज में ले लूं क्या? देखिए मैंने बताया वी कैन सॉल्व इट, यहां लिखा था इतना, वी कैन सॉल्व इट, उसी के आगे है ना। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स मेथड से, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड,
थोड़ा आप जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे, अभी ग्रेजुएशन के लिए इतना सफिशिएंट है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का आप यूज करें, ठीक है ना। इसी को क्रेमर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेमर मेथड, CREMER, क्रेमर मेथड। आप आगे की क्लासों में इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, राइट। अच्छा, एक बात और, अब इस श्रोडिंगर, अब देखिए यहाँ तक तो हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मैं कुछ बताया नहीं, आप परेशान मत होइएगा, मैंने बस इतना बताया वेव मैकेनिक्स क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया? श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस किया 1926 में। और इसमें क्या कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड होता है। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो ये क्या है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स होता है और वेव मैकेनिक्स होता है, दो टाइप का होते हैं। और दोनों तरीके से क्या करते हैं, किसी को सॉल्व करने पर उसका जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिकल आता है। एग्जांपल के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर या एच हाइड्रोजन एटम को अगर दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है ना, सेम आएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक मैकेनिक्स मेथड लगा सकते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड लगा सकते हैं, इसको हम क्रेमर मेथड भी कहते हैं, राइट। अब देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, कोई बताएगा? मेनली आर टू टाइप, दो ही टाइप उन्होंने बताया, बाकी फॉर्मेट में तो अलग अलग फॉर्मेट में उन्हें बनाया बताया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कई फॉर्म में उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ हम टाइप जानना चाहेंगे। तो एक होता है टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सुने होंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दूसरा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझ गए बच्चों? ये दो टाइप के इक्वेशन होते हैं हमारे पास, ठीक। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले की बात करते हैं, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर की बात करता हूं, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझ गए बच्चों? वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, am I right? हेलो हेलो, क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीज जानना पड़ेगा, तो चलिए मैं उसे लिख लेता हूं पहले, क्योंकि लैंग्वेज भी जरूरी हमारे लिए, क्योंकि हमको नोट्स भी बनानी है। देखिए, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is the fundamental, लिखते जाएं आप लोग, is the fundamental इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन है, समझ गया ना, यानी वेव मैकेनिक्स का फंडामेंटल मतलब मूल,
इससे पहले कोई इक्वेशन तैयार नहीं हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। यानी ये देखिए, ये फंडामेंटल टर्म मतलब क्या है, इसका मूल इक्वेशन है फंडामेंटल, ठीक है ना, वेव मैकेनिक्स। यानी वेव मैकेनिक्स में कोई बताए सबसे पहले इक्वेशन कौन है, तो आप बताए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यही इसका मतलब है। चलिए, इन द सेम सेंस, देखिए हम सेम सेंस में क्या कहते हैं, इन द सेम सेंस आपने ऐसे ही देखा होगा, एज द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ भी क्या होता है कि फंडामेंटल लॉ होता है। इसी तरीके से श्रोडिंगर में ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है मैकेनिक्स में, वो फंडामेंटल इक्वेशन होता है। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, लॉ होता है ना, लॉ ऑफ मोशन, सेम सेंस ऑफ लॉ ऑफ मोशन, एम राइट ना। तो देखिए इतनी बात हो गई। अब देखिए हम क्लासिकली देखते हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स, in classical mechanics, it is the differential equation ठीक, अब आगे लिखिए, डी ब्रोगली वेव associated with the particle, कि ब्रोगली ने खुद बताया था जब कोई पार्टिकल चलेगा तो अपने साथ साथ क्या करेगा, वो वेव भी एसोसिएट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब साई को मैं बताता हूं साई क्या होता है। तो आपने यहां तक देखा होगा, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ठीक है ना। अब देखिए द क्वांटिटी, साई के बारे में बताने जा रहा हूं, द क्वांटिटी दैट characteristics या characterized the de Broglie wave is called wave function. It is denoted by psi, ठीक, इट इज डिनोटेड बाय साई। यानी देखिए साई क्या है बच्चों, व्हाट इज साई, साई क्या है, साई क्या होता है, साई वो क्वांटिटी होता है जो डी ब्रोगली वेव के नेचर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। देखिए द क्वांटिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो क्वांटिटी होता है जो डी ब्रोगली वेव के नेचर के बारे में बताए, वो कैसा बिहेव कर रहा है, किस टाइप का होता है ना। द क्वांटिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स द डी ब्रोगली characterizes the de Broglie wave is called wave function. It is denoted by psi. यानी psi क्या होता है, जो डी ब्रोगली होता है बच्चों, डी ब्रोगली वेव है, उसके नेचर को बताता है, उसके प्रकृति को बताता है, उसी क्वांटिटी को हम वेव फंक्शन कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, साई कहते हैं। हम राइट, साई को जानना जरूरी था। तो साई क्या है, किसी भी वेव का क्या है, वो वेव फंक्शन है जो उस वेव को क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है, जो उसको नेचर, उसके नेचर के बारे में बताता है। तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन
फर्स्ट ईयर में आपके सर लोग सब सर बताएंगे। याद करो, ऐसा किसी वेव मैकेनिक्स का ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा पढ़े थे क्या? 1/u², बताइए, del 2 psi बाई, बोलिए, del t2, नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़े थे सर। पढ़े थे ना? अरे यार इस टाइप से यस पढ़ाए सर, होंगे सर, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी था। हाँ हाँ, फंक्शन लेके, ठीक है ना? आगे चलता हूँ, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक? ये आप लोग जानते हैं ये। चलिए अच्छा बताइए, तो यहाँ मैं थोड़ा यहाँ फिर से लिखता हूँ, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? तो बताइए, यस सर। हाँ, del 2 psi बाई del x2 प्लस 1 बाई, सॉरी, will be equals to 1 by u² del 2 psi by del t2 ना? तो अच्छा, इक्वेशन नंबर से मैं फर्स्ट मान लूं, तो बताइए अगर ये इक्वेशन है तो इसका कोई सोल्यूशन भी होगा? लेट द सोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का सोल्यूशन जानते हैं आप? बोलिए क्या होता है? इस टाइप का लेते हैं, साई विल बी इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इस टाइप का सोल्यूशन आता है। याद करो जब आप वेव फंक्शन तैयार कर रहे थे, यस सर। हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, याद आ रहा ना? कुछ लिए थे? अरे यार कुछ नया यस नहीं सर। है यार, ऐसे लिखा हुआ है ये, क्या कहते हैं कि cos ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, अगर इसे मल्टीप्लाई, ये इसी टाइप का तो होता है इक्वेशन, वेव इक्वेशन आप पढ़े है ना? ओमेगा नॉट cos ओमेगा टी या ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा साइन ओमेगा टी, नहीं ऐसे जानते तो ऐसे जानते थे ना, ये साइन ओमेगा टी या y विल बी इक्वल टू ये cos ओमेगा टी, उसी टाइप का तो है, याद आ रहा है ना? तो अब एक्सपोनेंशियली हम ये जो होता है, ये क्या होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स वेव मैकेनिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स होता है तो हम क्या करते हैं, केवल रियल पार्ट को लेके नहीं चलते, अभी जो आप नहीं जानते तो केवल रियल पार्ट को लेके चलते थे, समझ गए ना? अब हम उसके साथ इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो मल्टीप्लाई उसको भी लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो अब देखिए इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए बताइए, डेल साई बाई कितना होगा, डेल टी होगा, और इधर बताइए कितना आएगा, माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, क्या माइनस आयोटा ओमेगा, ओ सॉरी, आयोटा ओमेगा और ओमेगा नॉट और ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसका किया, इसका फिर से किया ना, है कि नहीं? अब मैं अगेन करता हूं, अगेन डिफरेंस क्यों कर रहा हूं, देखिए 2 बार डिफरेंस, यही वैल्यू रखनी है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टी। अब बताइए del 2 साई बाई del t2 विल बी इक्वल टू, फिर से करो तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आई स्क्वायर आ जाएगा ना, आई स्क्वायर का माइनस हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर साई नॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये नहीं समझ में आया क्या? अरे यार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर का कितना होता है, आई स्क्वायर का -1 होता है ना, वो रख दीजिए, रख दूंगा। अच्छा आगे देखो, यहां तक हो गया ना मेरी बात, प्रॉपर दिख रहा है और बड़ा लिखूं मैं, बड़ा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। दिस इज व्हाट, ये क्या है, del 2 साई बाई del t2,
बताइए ये क्या है? दिस इज व्हाट, यहां से देखो ये क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर साई हो गया, ठीक है ना? ओमेगा स्क्वायर साई तो है ना? यस देखो सर। ये मिल गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर ए दे देता हूं, तो वही काम लगेगा। अब इसी को मैं क्या ओमेगा करता स्क्वायर, हूँ? हाँ ओमेगा स्क्वायर साई होगा। हाँ हाँ ओमेगा स्क्वायर। अच्छा चलो अच्छा, अब इसी की वैल्यू मैं उठा के कहाँ रखूं? 1 में रखता हूँ। किसमें? 1 में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना। द वैल्यू ऑफ del 2 psi by del t2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं। चलिए ये फर्स्ट हमारा, तो del 2 psi by del x2 विल बी इक्वल टू 1 by u स्क्वायर, इसकी अगर वैल्यू में रखा माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, इतना हो जाएगा ना। देखिए अब इसी को मैं क्या क्या लिखता हूँ, देखते जाइए। del 2 psi by del x2 will be equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साई। अभी कुछ किया नहीं, यही बाहर रख दी, अंदर रख दिया, माइनस बाहर लिखे ना। तो अच्छा अब बताइए Yes, sir. आप के बराबर क्या जानते हैं? ओमेगा बाई यू। अभी इससे पहले ही पढ़ाया हूं ना, के बराबर ओमेगा बाई बी। अरे Yes, sir. आप फेज वेलोसिटी नहीं पढ़े हैं? ओमेगा बाई के याद आ रहा ना। और यही क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा होता है क्या? के प्रोपोगेशन Yes. कांस्टेंट। तो यहां मैं रख देता हूं del 2 psi by del x2 will be equals to माइनस, मैंने लिखा 2 पाई बाई लैम्डा का सॉरी बाहर स्क्वायर हो जाएगा ना साई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा? साई हो जाएगा। ये del 2 साई बाई कितना? del x2, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मैं एक काम और करता हूँ, लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या होता है? एच बाई एम वी होता है क्या? होता है Yes, sir. ठीक। तो मैं यहाँ लैम्डा की जगह वैल्यू रखना चाहूंगा। यहाँ तक आई बात समझ में? पेज आगे करूं। Yes, sir. चलिए तो देखिए शायद ये लिखा था del 2 साई बाई del x2 विल बी इक्वल टू, सॉरी क्या लिखा था यार बच्चों? 4 pi square का lambda psi. हाँ 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साई ना, माइनस भी था क्या ना Yes, sir. साई। तो चलिए del 2 साई बाई del x2 विल बी इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, मैंने बताया था लैम्डा बाई क्या लिख सकते हैं आप? एच बाई एम वी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, इनटू साई। Yes. del 2 साई बाई कितना हो जाएगा? del x2 विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले चलो। Yes. तो बताइए माइनस तो बाहर रहेगा ही, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कितना? एच स्क्वायर इंटू साई। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया ना। तो चलिए अच्छा आपको ये चीज तो पता होगा, ध्यान सुनेगा। ये जानते हैं ना ई बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई माइनस वी लिख सकता हूँ। तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकता हूँ। सब लोग जानते हैं। Yes. हम एम का ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो एम स्क्वायर इधर लिखता हूँ, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? बोलिए 2m हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इधर क्या हो जाएगा? ई माइनस वी हो जाएगा। अच्छा आगे ये देखें आप लोग, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। 2m ई माइनस वी हो जाएगा, बना। यस सर। Yes. अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पे
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो del 2 psi by del x2 will be equals to minus 4 pi square by h square ना कितना हो जाएगा 2me माइनस v, यही तो है ना, साई बगल में है। अच्छा अब देखिए मैं इसे लिखता क्या हूं, del 2 psi by del x2 will be equals to माइनस, बोलो बच्चों क्या लिखूं, 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर, सॉरी बाई h स्क्वायर e माइनस v साई ना, del 2 psi बाई del x2 विल बी इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर लाता हूँ, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v साई विल बी इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आप पढ़ा है नहीं? यस सर। ठीक है ना, यही टाइम, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम कहीं है नहीं है ना, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला गया। एक मिनट, तो मैंने ये लिखा del 2 psi बाई del x2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v साई विल बी इक्वल टू 0। ठीक, ये आपने देखा, ठीक, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आपको पता है h कट बराबर कितना होता है, h बाई 2 पाई होता है ना, h बाई 2 पाई। इस फॉर्म में कम पूछता है, हमेशा ऐसा लिखा रहेगा, h क्रॉस बाई डेल स्क्वायर प्लस कितना 2m बाई कितना h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस v साई। नहीं समझ में आया क्या, मैं क्या कर दिया, आ गया। ये देखिए 2 बाई एच क्रॉस को सॉल्व करो तो 2m बाई एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m बाई एच स्क्वायर कितना 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर, वही तो लिखा है ना। तो इसको मतलब 4 पाई स्क्वायर को नीचे उठा लाया, h बाई 2 पाई स्क्वायर करके h क्रॉस कर दिया। दिस इज वन डायमेंशनल टाइम independent श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें कहीं टाइम नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, लेकिन किसमें 1D में हो गया, किसमें हो गया बच्चों, 1D में हो गया। देख लीजिए सब लोग, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, आगे चलूं, चलिए अब मैं यही चीज 3 डायमेंशन करता हूं, ठीक है ना, कितना 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बताइए क्या करेंगे हम लोग, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए del 2 psi बाई del x2, अभी एक में था तो ऐसे लिख दिया, ऐसा लिख दूं del 2 psi बाई del y2 प्लस del 2 psi बाई del z2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई विल बी इक्वल टू कितना 0। ये लिख दूं ना, कोई बताएगा, सही कह रहा हूं ना मैं, ये लिख दूं। जब ये लिख दूं तो बताइए, अभी तो क्या था, केवल 1 में था, मतलब ये del 2 बाई del x2 प्लस कितना del 2 बाई del y2 प्लस कितना del 2 बाई del z2,
इसे कॉमन ले लिया, साई ले लिया, सॉरी, और मैंने क्या किया, प्लस किया 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई विल बी इक्वल टू 0। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल में, मतलब वहां केवल x पार्ट यूज किया था। देखिए आप लोग यहाँ पर, ये केवल x था, ये देखिए x। अब y z भी आ गया ना। और वैसे भी जानते हैं यहाँ पर डेल्टा डेल कितना होता है, बोलिए, आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेल 2 बाई डेल x2 डेल 2 बाई डेल y2 प्लस डेल 2 बाई डेल z2। अरे डॉट लेंगे तो यही आएगा ना, सब लोग जानते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, ये पुट कर दूं, ये उल्टा लिखा जाता है ना, ये उल्टा लिखा जाता है ना। यस यस, ट्रायंगल का अपोजिट। ये सही है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसा लिखा, साई लिखा प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई विल बी इक्वल टू 0। राइट। ये क्या है, ये दिस इज 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये है, ये समझ गए क्या मेरी बात। तो चलिए हम आगे टॉपिक की ओर चलेंगे अब, ठीक है ना।